as it is rightly said by M.K. Gandhi that there is enough on earth for everybody's need but not enough for everybody's greed. मतलब इस धरती पर इतने संसाधन हैं कि लोगों की ज़रूरतें तो पूरी हो सकती है बट उनकी जो ग्रीड है, उनका जो लालच है, वो पूरा नहीं हो सकता। इसी सेगमेंट पर आज हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड, और इस पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन से रिलेटेड, उसके लॉस से रिलेटेड बात करेंगे, उसकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड बात करेंगे, क्या क्या फाइनेंसिंग में चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, UNFCCC क्या वर्क कर रहा है, कोप 27 कहाँ पे अभी हुई, कंक्लूड हुई, कहाँ पे कंक्लूड हुई, कहाँ पे 28 वाली होगी, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि कोप 27 जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई थी वो हुई आपकी शर्म अल शेख, जो आपकी सिटी है इजिप्ट में, वहाँ पे ये हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसे कौन कंक्लूड करवाता है। तो इसका काम जो है वो है UNFCCC का, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया UNFCCC को? 1992 में आपका जो अर्थ समिट था रियो डी जेनेरो में, जो समिट हुआ वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया UNFCCC को, और उसके 2 साल बाद में 1994 में फॉर्मली इसको अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब उस टाइम पे आइडिया आया रियो डी जेनेरो की जो अर्थ समिट थी 1992 की, और उसके बाद में अडॉप्ट हुआ 1994 में। तो आप ये याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग इसकी 1994 में है। ठीक है, तो इसीलिए ये अभी जो है 27 है 1994 से 2022 वाली, और ये फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी बनी जो एक्सप्लिसिटली आपको एड्रेस करती है क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को। इसके कोर ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो कोर ऑब्जेक्टिव इसका है कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस की स्टेबलाइज करना। ठीक है, ताकि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन स्टेबलाइज हो सके, वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं बढ़े, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। और इसी के साथ में प्रिवेंट करना डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस को विद क्लाइमेट सिस्टम। तो क्लाइमेट सिस्टम के साथ में यदि डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा तो इससे काफ़ी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद में आपको बताएं कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो स्टार्ट हुआ, तो आगे डिस्कशन में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कोप बोलेंगे, कोप 27, कोप 26 ऐसे इसको डेजिग्नेट करेंगे। तो ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की, और इसमें स्टेट्स जो मेंबर स्टेट्स है वो हर साल मिलते हैं। हर साल यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आते हैं साइंस कम्युनिटी से, सिविल सोसाइटी से, और डिस्कस करते हैं काफ़ी वाइड रेंज में सब्जेक्ट मैटर्स को, जो कि आपका इन्वायरमेंट चैलेंज में रिलेटेड मिटिगेशन हो सकता है क्लाइमेट चेंज का, एडेप्टेशन गोल्स हो सकते हैं, क्लाइमेट फिनांस हो सकता है, और इसके साथ में इंटरनेशनल कार्बन मार्केट से रिलेटेड आपके इश्यूज हो सकते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन कोप 26 में क्या हुआ, कोप 27 में क्या हुआ, तो इसको हम फर्दर काफ़ी सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन कोप 26 का एक बार देख ले कि लास्ट ईयर 2021 में ग्लासगो में ये समिट हुआ, इसका सेशन, और कंक्लूड हुआ। तो इसमें बातें की गई कि एक्सप्लिसिटली टारगेट एक्शन बनाया गया यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को, और कहा गया कि हम अनअबेटेड कोल जो है उसको फेज आउट करेंगे। अनअबेटेड मतलब जिसको अभी तक घटाया नहीं गया है, उसको फेज आउट करेंगे, और फेज आउट करेंगे और भी ज़्यादा जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है उनको। तो इसका मतलब फॉसिल फ्यूल जो सब्सिडीज हैं उनको फेज आउट करना है, और दूसरा अनएबेटेड जो कोल है, जो कोल आपका यूज हो रहा है एज ए फ्यूल, उसको फेज डाउन करना है। तो फेज आउट करना है सब्सिडी को और फेज डाउन करना है कोल को। तो ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन सा फेज डाउन करना है और फेज आउट करना है। ये कोप 26 का था, बिकॉज जब कोप 27 को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम कंपेयर करेंगे, बार बार में कई बार इसको डिस्कस भी करेंगे कि कोप 26 से आगे हम कितना बड़े हैं और हमें चैलेंजेस को हमने कितना उसको काउंटर किया है। तो ये चीज़ें कोप 26 में हुई। तो कोप 27 की बात करें तो यहाँ पे ये कोटो प्रोटोकॉल का 17 का कॉन्फ्रेंस ऑफ इसकी जो पार्टीज थी उसकी मीटिंग थी। पेरिस एग्रीमेंट की भी CMA 4 था, मतलब फोर्थ आपका मीटिंग थी पार्टीज की जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया। अब कोप 27 पे पर्टिकुलर फोकस करते हैं। तो इसमें देखिए इजिप्ट ने जब प्रेसिडेंसी इसकी करी है, अचीव करी है, मतलब कह सकते हैं कि इसको प्रेसिडेंसी के तौर पर इजिप्ट ने काम किया है कोप 27 में। तो इसके टारगेट्स क्या है? तो टारगेट्स में देखिए 6 टारगेट है। 6 टारगेट में आपको सभी कॉमन लगेंगे, बट सबसे मेन चैलेंज है बेटर वर्ल्ड का, जो आपको आपका जो सेंस है कहने का उसको कम्युनिकेट कर सके। तो सबसे पहला है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एडेप्टेशन एजेंडा, एजेंडा जो है उसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। इसके साथ में मोबिलाइजेशन है, आपकी डिलीवरी है, क्लाइमेट फिनांस है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसको प्रोवाइड करना, ये इसका टारगेट रहा है।
आपकी जो बैक स्लाइडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए काफ़ी सारी इसमें कोशिशें की गई है, प्लेस वगैरह है, कमिटमेंट वगैरह है, लिए गए हैं। और इंश्योर करने के लिए कि एक मैनेज्ड और जस्ट ट्रांजिशन बेस्ड हो आपका सिस्टम, लो इमिशन के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट हो, ऐसी भी इंश्योरिटी की बात की गई थी, इसमें टारगेट लिया गया था। इसके साथ में एक्शन लिए गए क्लैरिफाई करने के लिए सपोर्ट को लॉस एंड डैमेज के लिए। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये 6 पॉइंट पर्टिकुलरली हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट था आपका शिफ्टिंग फ्रॉम प्लीजिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अब प्लीज ही नहीं करना है, मतलब प्लीड ही नहीं करना है, हमें आगे इम्प्लीमेंट भी उसको करना है। तो ये सारे काफ़ी सारे चैलेंज थे, काफ़ी सारे इनको बेहतर बनाने की बात की गई थी यहाँ पे। तो ये चीज़ इसमें टारगेट्स थे। इजिप्ट ने इसकी प्रेसिडेंसी की है COP27 में। सरमल 6 जगह का आप नाम याद रखें। और इसके बाद में इसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी आया। तो देखिए इधर जो पॉइंट हमने लिखे हैं वो देखिए कि आउटकम क्या रहे। पहला रहा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में आपका सभी क्लाइमेट एक्शन है, उसमें आपका पहला है क्लाइमेट टारगेट्स। क्लाइमेट टारगेट्स मतलब ये है कि 2030 तक हमें रिविजिट करना होगा और स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा हमारे क्लाइमेट टारगेट्स को। 2023 तक हमें कुछ और चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनके साथ में अलाइन कर सकें। दूसरा पॉइंट है इसका मिटिगेशन। मिटिगेशन में हमें फाइनलाइज करना है डिटेल्स को माइग्रेशन की, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की, ताकि हम अर्जेंटली स्केल अप कर सकें मिटिगेशन एम्बिशंस को और इम्प्लीमेंट कर सकें इसको अगले डिकेड में, मतलब 2030 तक। एडेप्टेशन के अंदर डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क की बात की गई है जिसको डेवलप किया जाए ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन से रिलेटेड, और जिसको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में अंडरटेक किया जा सके, लिया जा सके ग्लासगो शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम के फॉर्म में 2023 में, जब COP28 होगा उस टाइम पे। इसमें नई प्लेस वगैरह भी जोड़ी गई हैं जिनका लगभग आपका जो एक्सपेंडिचर उस पर बताया गया है 230 मिलियन का है, मिलियन डॉलर का, जिसे एक एडेप्टेशन फंड की फॉर्म में बनाया जाना है। आगे फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज द बिगेस्ट बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, इन क्लाइमेट एक्शन। तो फाइनेंसिंग पे बहुत सारे डायलॉग्स हुए, फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, उसके लिए सॉल्यूशंस भी आए। और इसको जिसको री रिपोर्ट करना है COP28 में कि क्या क्या आपने एक्शंस लिए हैं फाइनेंशियल फ्लो के लिए, जिसको आप ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट जो है उनके साथ में अलाइन किया जा सके। लॉस एंड डैमेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें आपका नई फंडिंग अरेंजमेंट्स एस्टेब्लिश करने की बात की गई ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट किया जा सके, पर्टिकुलरली वनरेबल हैं जो आपके एडवर्स इफेक्ट के लिए, जैसे कि आपके क्लाइमेट चेंज हो सकता है, आपके साथ में टेम्परेचर राइज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। कह सकते हैं कि आपको अर्बन हीट वाला जो है, ऐसे अर्बन हीट डोम जैसी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके एडवर्स इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, उनसे बचने के लिए न्यू फंडिंग अरेंजमेंट एस्टेब्लिश करने की बात की गई ताकि जो लॉस और डैमेज है जिसे रिकवर नहीं किया जा सके उनको वहाँ पे उनकी फंडिंग हो सके। इसके साथ में एक ट्रांजिशनल कमिटी भी सेटअप की गई रिकमेंडेशन लेने के लिए, ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, नई फंडिंग अरेंजमेंट के लिए, जो COP28 में काम आएगी आगे जब फंडिंग की बात की जाएगी उस टाइम पे। साथ में सेंटियागो फ्रेमवर्क जो है लॉस एंड डैमेज पे, उसको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए ऑपरेशनलाइज करने के। सेंटियागो फ्रेम नेटवर्क को, सेंटियागो नेटवर्क आपको याद रखना है लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड है, ठीक है, लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। और इस बार जो क्वेश्चन आया था ग्रीन वॉशिंग का प्रीलिम्स में, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है सेंटियागो नेटवर्क के ऊपर कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। वहाँ पे या तो अर्बनाइजेशन दे देगा, लॉस एंड डैमेज दे देगा, क्लाइमेट वाला, एक्चुअली क्लाइमेट नहीं देगा बिकॉज क्लाइमेट दे देगा तो सीधा पता चल जाएगा, तो आपका लॉस एंड डैमेज दे देगा, ऐसे कुछ ऑप्शन बना के देगा और आपको ये वहाँ पे हिट करना होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एनर्जी की फील्ड में पार्टीज को बुलाया गया है कि भाई ट्रांजिशन करो लो इमिशन एनर्जी सिस्टम की ओर, ताकि जो कार्बन इमिशन है वो कम हो और एसेलरेटेड अपने इफेक्ट्स होने चाहिए ताकि हम अनअबेटेड कोल वही पावर है उसको फेज डाउन कर सके, इनफिशियंट सब्सिडीज उनको फेज आउट कर सके। फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स की भी करने की बात की गई ताकि ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी को अपन एड्रेस कर सकें और कुछ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इनक्रेज कर सके रिफॉर्म्स लेने के लिए, उनके ऑपरेशन मॉडल्स को सुधारने के लिए, उनके जो फंडिंग चैनल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उनको बेहतर बनाने के लिए ताकि ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी को टेकल किया जा सके। इसके साथ में जस्ट ट्रांजिशन की बात है। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एनुअल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल्स होंगी, उसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो, कंट्रीज़ की जो नीड है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो नीड है उनको देखे, उनके हिसाब से उनके टारगेट्स को सेट किया जाए। ऐसा नहीं कि सभी को अ, एक ही जैसे टारगेट अचीव करने के लिए कहा जाए, उनकी डेवलपमेंट जो नीड है उनको भी कंसिडर किया जाए।
एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एक आपका पर्टिकुलर जॉइंट वर्किंग ग्रुप कह सकते हैं एक तरीके से, वो है आपका कोरोनिविया। तो कोरोनिविया जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर, जो इसे बोलते हैं KJWA, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KJWA, कोरोनिविया जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर। इसने इसको अनोदर जो अगले 4 साल के लिए फिर से इसको लीज पे दिया गया है। मतलब ये आपका एक संस्था है जो आपकी आती है UNFCCC के अंदर, और ये आपका यूनिक पोटेंशियल जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए वहाँ पे काम करती है। ये 6 इंटर रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना, जैसे सॉइल हुआ, न्यूट्रिएंट आपका यूज हुआ, वाटर है, लाइव स्टॉक है, और एडेप्टेशन को एसेस करने के जो आपके मेथड्स है, या फिर सोशो इकोनॉमिक और फूड सिक्योरिटी डायमेंशंस है क्लाइमेट चेंज को रिवर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी काम करता है। इसके डिसीजंस जो होते हैं वो FAO की जो कोर मैंडेट होता है उसके साथ में रेजोनेट करते हैं, मतलब उसके जैसे ही है। हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए, रूरल पॉवर्टी है आपकी, उसको घटाने के लिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज जो है उसको प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो ये वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लें और ये अपने आंसर्स में काम आएंगे। अदर्स भी जैसे है कि इसमें और डायमेंशन भी आपकी बात जोड़ी गई है पहली बार, कि जैसे फूड है, रिवर्स है, आपका नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है, टिपिंग पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया, राइट टू ए हेल्थी इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये इसमें थोड़ा सा खास रहा है, फूड, रिवर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, टिपिंग पॉइंट्स एंड द राइट टू ए हेल्थी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट्स रहे डिस्कस करने के। अब यहाँ पे बात करें कि क्या क्या इश्यूज यहाँ पे रह गए जो डिस्कस नहीं किए गए। तो वो इश्यूज क्या क्या है आपके, कि कमिटमेंट जो है ऐसा कोई नहीं लिया गया कि कब तक उनको फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको फेज आउट किया जाएगा, कब तक उनको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज़ की है जो डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसी कंट्रीज़ की डिमांड को आपका पूरा नहीं किया गया क्योंकि कोई कमिटमेंट ही नहीं है फेज आउट करने के फॉसिल फ्यूल को। बस ऐसा डिसाइड किया गया कि हाँ फेज डाउन हमें करना है, लेकिन वो कमिटमेंट क्या है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है। और चैलेंज में ये है कि स्ट्रिंजेंट मिटिगेशन टारगेट्स की अभी कमी है 2025 तक। यदि हम कुछ कर लेंगे तो IPCC का जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्लाइमेट चेंज का, उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल रिलेटेड चैलेंजेस हैं जैसे कि इनएडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस है, $4 ट्रिलियन पर ईयर हमें चाहिए यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी में उनको इन्वेस्ट करें 2030 तक, हर साल $4 ट्रिलियन, तो हम एबल हो पाएंगे 2050 तक नेट जीरो इमिशन टारगेट पहुंचने में। और उसके बाद में भी यदि हमें लो कार्बन इकोनॉमी बनाए रखना है आगे चल के, तो हमें हर साल $4 से $6 ट्रिलियन आपको पर ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, यदि हमें जाना है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए लो कार्बन इकोनॉमी में। क्लैरिटी की भी कमी है लॉस एंड डैमेज फंडिंग के ऊपर, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एग्रीमेंट अभी आया नहीं है कि उस पर ये काम हुआ है। लॉस एंड डैमेज फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा गैप है करंट फ्लो और डेवलपिंग नेशंस की नीड में। और फाइनेंस फ्लो यदि 2019 और 20 की यदि रफली बात करें तो वहाँ पे 1/3 जो है वो सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट की जो 1.5 डिग्री टारगेट है उसको अचीव करने में ही खर्च हो जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर इनइक्विटीज़ फेस करती हैं क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड, या चाहे उनका शॉर्टेज हो ग्रेन बेस्ड फाइनेंस का, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशन हो, या फिर इकोनॉमिक वनरेबिलिटी हो क्लाइमेट चेंज के लिए। इन सब में डेवलपिंग नेशंस जो हैं सीवियर इनइक्विटीज़ फेस करती हैं। काफ़ी प्लेज हैं आपकी डेवलप्ड कंट्रीज से एडेप्टेशन फंड से उनमें फंडिंग करने के लिए, वो भी अभी अनफुलफिल्ड हैं, उनको फुलफिल नहीं किया गया है। और अनक्लियर डेफिनेशन है क्लाइमेट फाइनेंस की, क्लाइमेट फाइनेंस को ही अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि जो डोनर कंट्री है वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है UN के सिस्टम में, तो अभी वो डेफिनेशन क्लियर नहीं है। फुल रूल्स जो आपके प्रोसीजर के हैं जो आर्टिकल 6.2 में लिखे गए हैं वो अभी तक अनरिजोल्व है, अनरिजोल्व मतलब उनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज जो है अभी बहुत डिफर मतलब उनकी बहुत सारी डेफिनेशन से रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं, उनके एडेप्टेशन से अडॉप्टेशन आपका काफ़ी चैलेंज उसमें इनसे रिलेटेड बने हुए हैं, कि कैसे इमिशन रिमूवल्स को ट्रीट करना है, उनको जो आपका क्रेडिट जो है इमिशंस के लिए उनका जो अवॉइडेंस है, मतलब कुछ कंपनीज कार्बन इमिशन करती हैं, वो कुछ चीज़ें टर्म्स को कार्बन इमिशन की जो कार्बन क्रेडिट है उसको अवॉइड कर देती है, तो उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है। कार्बन क्रेडिट को रिवोक करने का टाइम जो है वो भी कब तक रखना है, कि कब तक कार्बन क्रेडिट को रिवोक कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस में बने हुए हैं। अब यदि बात करें और अलग अलग से, तो वो है आपकी ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग आपका ये है कि कंपनीज
फॉल्स एक गलत तरीके से दिखाती है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि होता कुछ और है। वो या तो गलत लेबल यूज़ करती है या तरीके अलग से यूज़ करती है, तो वहाँ पे ग्रीन वॉशिंग जैसा टर्म देखने को मिलता है। इमिशन रिड्यूस करने की तो बात करती हैं, उनको जो इमिशन है उसको अवॉइड करने की बात करती हैं, लेकिन रियल में वो इन्फॉर्मेशन को मिसलीड कर रही होती है। ऐसी कंडीशन को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। अगला है आपका कुछ फॉसिल फ्यूल लॉबिंग भी होती है। कुछ एनजीओज हैं, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है, ऐसे कॉर्पोरेट यूरोप ऑब्जर्वेटरी जैसे आपके एनजीओज ने बताया है कि समिट के दौरान ही 636 फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट जो है उन्होंने रजिस्टर किया है COP27 में, जो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं अच्छे से, लेकिन वो फिर भी COP27 में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि उन्हें उन्हें रियल में कंसर्न है फॉसिल फ्यूल को डिक्रीज करने का। ठीक है, ये चीज़ है। इसके साथ में और इसमें आप देखेंगे वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि मिटिगेशन टारगेट को एनहेंस करना है, ताकि आईपीसीसी ने जो कहा है 1.5 डिग्री को जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको, उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री तक ही मेंटेन करें। इसको कंट्रोल करने के लिए 2030 तक आपको 2019 के लेवल से 43% GHG आपका एमिशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन को आप फिर से याद रखें कि आईपीसीसी के अकॉर्डिंग यदि 1.5 डिग्री आपका ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है तो हमें रैपिड डीप एंड सस्टेन्ड रिडक्शन की जरूरत है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन में, या सॉरी रिडक्शन नहीं एमिशन में, जो कि आपको 2030 तक 43% तो रिड्यूस करना ही करना है 2019 के लेवल से। अब ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल नहीं, 2019 के लेवल से ही जितना 2019 में था उसके कंपेयर में 43% उसको रिड्यूस करना है। इसी के साथ में ग्रेजुअल फेज आउट करने की जरूरत है फॉसिल फ्यूल को, तो जिससे हम टारगेट अचीव कर सके 1.5 डिग्री का। स्किल करना है क्लाइमेट फिनांस को, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये। प्रमोट करना है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को, जिसे हम JETPS बोलते हैं, जो इंडोनेशिया ने भी अडोप्ट किया है। एस्टेब्लिश करना है क्लियर सोर्स एंड कमिटमेंट फॉर फंडिंग लॉस एंड डैमेज, बिकॉज लॉस एंड डैमेज ऐसा कंसर्न है क्योंकि कुछ कंट्रीज को इतना लॉस और डैमेज हो चुका है जिससे वो रिकवर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उनको फंडिंग करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलप्ड नेशन को अपनी जो हिस्टोरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मानना पड़ेगा, और वनरेबल जो सेक्शंस हैं नेशंस के पार्ट जो है, उनके स्टेट्स जो हैं, उनको हेल्प करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ताकि वो लॉस एंड डैमेज को एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए वहाँ पे लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड जो बना हुआ फंड है उसको यूज़ कर सके। क्लियर डेफिनेशन जो है क्लाइमेट फिनांस से रिलेटेड उनको अडोप्ट करने की जरूरत है, जो कि आपका CBDR में रिफ्लेक्ट होता है, CBDR के प्रिंसिपल में। ब्रिज करने की जरूरत है फाइनेंस गैप को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसी के साथ में सेटअप करने की जरूरत है स्टैंडर्ड्स को टू क्वांटिफाई एंड मेजर इमिशन रिडक्शन, कि कितना कंट्री, कौन सा कंट्री कितना इमिशन कर रहा है उसको क्वांटिफाई किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके। ऐसे स्टैंडर्ड भी बनाए जाने की जरूरत है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, इसके साथ में एक ब्रेक थ्रू एजेंडा है जिसने कुछ प्रायोरिटी सेट की हैं, और सिग्नेटरीज जो है आपके ब्रेक थ्रू एजेंडा के, उन्होंने मैप किया है कुछ प्रायोरिटी एक्शंस को जो COP28 तक डिलीवर किया जाना है, और ये हेल्प करेगा क्लीन टेक्नोलॉजीज को चीपर और क्लीनर बनाने में। ये एजेंडा COP26 में लॉन्च किया गया। 45 वर्ल्ड लीडर्स जो थे, जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी था, उसने उसको लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव इसका है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कंट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, सिविल सोसाइटीज़ के लिए, ताकि आपका जो एक्शंस है कि इमिटिंग सेक्टर्स के लिए उसमें स्ट्रेंथन हो सके उनके एक्शंस, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ में प्रायोरिटी एक्शन एम भी है स्पीड अप करने के लिए डिकार्बनाइजेशन को। कुछ 5 इसमें की सेक्टर बताए: पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर। अब यदि प्रायोरिटी एक्शन जो एग्रीमेंट में इंक्लूड किए गए हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा के, इनको यदि आप नोट कर लेना तो आप एक सॉल्यूशन की बेस पे किसी भी इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टॉपिक आएगा उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है कि कॉमन डेफिनेशन हमें डेवलप करने की जरूरत है लो इमिशन के लिए, नेट जीरो इमिशन स्टील, हाइड्रोजन, सस्टेनेबल बैटरीज जो है उनकी कॉमन डेफिनेशन तो हमारे पास होनी चाहिए ना, कि ये नेट जीरो इमिशन वाला स्टील है या फिर ये लो इमिशन वाला हाइड्रोजन है या सस्टेनेबल बैटरीज है। उसकी डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन डेवलप करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। डिप्लॉयमेंट ऑफ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनको रैंप अप करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। कॉमन टारगेट सेट करने की जरूरत है, कॉमन टारगेट सेट जो डेट है उसको सेट करने की जरूरत है, ताकि हम फेज आउट कर सके पॉल्यूटिंग कार्स, व्हीकल्स, कंसिस्टेंट कर सके उसको पेरिस एग्रीमेंट के साथ में। स्टिमुलेट करने की भी जरूरत है ग्लोबल डिमांड फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स, तो ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ग्लोबली बढ़े, उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है। ड्राइव करना है इन्वेस्टमेंट को, एग्रीकल्चर रिसर्च की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपके डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना ही होगा। प्रायोरिटी एक्शन जो है वो सपोर्ट किए जा रहे हैं काफ़ी अदर इनिशिएटिव्स के द्वारा, जो जैसे कि आपके फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप्स है। ऐसे आपके जो अदर इनिशिएटिव्स हैं वो भी
प्रायोरिटी एक्शंस को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जब आपको पता होगा फर्स्ट मूवर्स कोalition आपका दो कोप 26 में लॉन्च किया गया, वो हेल्प करता है आपका इंडस्ट्रियल डिकार्बोनेशन की ड्राइव को कम करने के लिए, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनेशन को बढ़ाने के लिए, कार्बोनेशन को कम करने के लिए, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनेशन को बढ़ाने के लिए। इस साथ में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि आपका एक लार्जेस्ट मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड है, जिसका फोकस है ट्रांसफॉर्मेशनल क्लाइमेट इनोवेशन। आपकी 72 आपकी मिडिल या लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे ये वर्क कर रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ऐसी जगह पे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड वर्क कर रहा है। और लास्ट है आपका थर्ड, जो प्रायोरिटी एक्शन में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो है मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, जो कि लीडिंग क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एक अलायंस है। तो ये है आपका कोप 27 का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने देखिए एक आपका स्ट्रेटजी वहाँ पे शो करी है UNFCCC को, जिसने उसको एक्सेप्ट भी किया है क्योंकि इंडिया ने उसको सबमिट किया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं एक बार कि LT LEDs क्या है। LT LEDs मतलब LT मतलब लॉन्ग टर्म, लेड्स का मतलब जाने लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब हम एमिशन लो करेंगे लेकिन हमें डेवलपमेंट करना है। तो इसकी इंडिया की जो अप्रोच है, इसके की कंसिडरेशंस क्या है, ये है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है ना क्यूमुलेटिव ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में, वो ज़्यादा नहीं है, मिनिस्ट्रिकल है, मतलब कम है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। तो इसको ध्यान रखा जाए, उसको ध्यान में रख के ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। इंडिया सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स रखता है डेवलपमेंट के लिए, इसे जरूरत है। इंडिया कमिटेड है परस्यू करने के लिए लो कार्बन स्ट्रेटजीज को, कि हम लो कार्बन स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हम एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं उनको, और नेशनल सर्कमस्टांसेस को देखकर हमने स्ट्रेटजी बनाई है। इंडिया को जरूरत है बिल्ड करने की क्लाइमेट रेजिलियंस को। तो ये जो पॉइंट्स है ना कि हमें क्या क्या जरूरत है, ये हमारी नीड्स है। तो नीड्स को आप देख लीजिए, इसको जहाँ भी क्वेश्चन लिखे वहाँ पे नीड्स में लिख सकते हैं कि हमें क्यूमुलेटिव GHG इमिशन को, हमारा हिस्टोरिकल कम है लेकिन हम फिर भी एनर्जी नीड्स हमारी है, ग्लोबल GHG इमिशन हमारा कम है हिस्टोरिकली, लेकिन और हमें लो कार्बन स्ट्रेटजी हम फिर भी परस्यू कर रहे हैं नेशनल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। और हमें क्लाइमेट रेजिलियंट आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने की भी जरूरत है। तो ये कंसिडरेशन रखी हुई है, और कंसिडरेशन तब होती है जब हमारा एक आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वहाँ पे शो करते हैं, तो वो वहाँ पे कंसिडरेशन के फॉर्म में लिया जाता है। अब यदि इंडिया के लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, तो इसमें आपके स्टेप्स दर्शाए गए हैं कि हम कैसे नेट जीरो को 2070 तक अचीव कर सकते हैं, जिसमें 7 की ट्रांजिशन, जो आपके लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज दिखाए गए हैं, उनको इसमें बताया गया कि 7 की ट्रांजिशंस आपके हो सकते हैं लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज के फॉर्म में। और UNFCCC की जो पार्टीज है उन्होंने एग्री किया है फॉर्मुलेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए LT LEDs को अंडर आर्टिकल 4.19 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 4.19 है, यदि इस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखें वो है आपका लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड। क्योंकि LT LEDs जो है उसको हम जब डिस्क्राइब करेंगे, जब उसको डिफाइन करेंगे, तो अपना आर्टिकल 4.19 के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर यदि हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमने की हैं, तो हमने LT LEDs जो है उसको फॉर्मुलेट किया है एज ए माइंडफुल ऑफ आर्टिकल 2। और हमने काफ़ी सारी चीज़ ध्यान रखी, जैसे CBDC जो आपके हैं उसको एक टर्म ऐड किया है, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज इन द लाइट ऑफ डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टांसेस। कंट्री में आपके एनर्जी नीड्स को देखते हुए, काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए, कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ वर्ड इसमें जोड़ा है। क्योंकि बिकॉज द ड्यूरिंग कोप 26 एट ग्लासगो, पार्टीज जिनके पास में ऐसी चीज़ें नहीं थी, जिन्होंने अपना LT LEDs सबमिट नहीं किए थे, उनसे अर्ज किया गया कि आप कम्युनिकेट करें उनके LT LEDs को कोप 27 तक। तो इसमें आपका विजन है, इसने इन्फॉर्म किया है इंडिया का LT LEDs जो है, ये इन्फॉर्म किया गया है बाई विजन ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और इसमें आपका वर्ल्ड वाइड पैराडिग्म शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन से माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन की ओर। ठीक है, अब हमारे चैलेंजेस क्या है कोप 27 में, उससे पहले देख ले कि आवर लाइफ टाइम कैंपेन क्या है। तो ये आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEFCC, उसने इसको लॉन्च किया है। उसके साथ में कौन है, UNDP इसमें शामिल है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इन आवर लाइफ टाइम, वो है कि 18 से 23 ईयर्स तक की जो यूथ है उनको इंक्रेज किया गया है, ताकि वो एक मैसेज बेरर बन सके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का। और यूथ को इंक्रेज किया जाएगा कि वो सबमिट करें देयर क्लाइमेट एक्शंस जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइफस्टाइल्स के लिए फॉर द इन्वायरमेंट विद इन देयर कैपेसिटी। और ये सस्टेनेबल एंड स्केलेबल होंगे और सर्व करेंगे एज ए गुड प्रैक्टिस, जो कि आपकी ग्लोबली शेयर भी की जा सकती है। तो ये आपका कैंपेन है
आवर लाइफ टाइम कैंपेन। इसको आप दोबारा रीड कर लें, दोबारा सुन लें, आपका ये टॉपिक हो जाएगा। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न सेम है, जो ग्लोबल लेवल पे है वो सेम है, लेकिन हमारे थोड़े से अलग है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलप कंट्रीज के अलग होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि जो ऑपरेशनल जो तरीका है, प्रिंसिपल जो है आपका इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस का, उसमें गैप है। मतलब क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी, उन दोनों में गैप बना हुआ है, उनको ऑपरेशनलाइज करने में गैप बना हुआ है। हमारे CBDR और RC जो है उसको हमने यूज़ किया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस बने हुए हैं जिसको डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही हैं। माइंडलेस कंजम्पशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन बजट, इससे रिलेटेड भी चैलेंजेस हैं। डेवलपमेंटल नीड्स आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की जो है उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके साथ में आपको कार्बन बॉर्डर मेजर्स जो है उनके इंट्रोडक्शन की बात की गई है कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये आपका मार्केट डिस्टोर्शन में एज ए रिजल्ट बन सकता है, मार्केट डिस्टॉर्ट हो सकता है, बिकॉज इंडिया का बना हुआ स्टील है, इंडिया का बना हुआ जो आयरन है वो अदर कंट्रीज में जाएगा तो उसको हाई कार्बन इमिटर उसको डिक्लेयर करके मार्केट डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, और हमारी इंपोर्ट को, हमारी जो एक्सपोर्ट है उधर उन कंट्रीज में मार्केट उनका इंपोर्ट होगा, हमारा इंडियन इंपोर्ट वहाँ पे होगा तो उसको महंगा किया जा सकता है, ऐसे ही कुछ टर्म जोड़ के। तो ये जो आपका CBAM है ये एक अनफेयर प्रैक्टिस के फॉर्म में इंडिया दिखा रहा है इस एग्रीमेंट में, और इससे आपका ट्रस्ट डेफिसिट भी होगा पार्टीज के बीच में, बढ़ सकता है। और CBAM जो है आपका एक प्लान है यूरोपियन यूनियन का जिसमें आपका कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट को टैक्स किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, चाहे वो आयरन स्टील हो या सीमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, 2026 के बाद में उस पर ऐसे टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ में KJWA जो है आपका, उसके अंडर मिटिगेशन जो है एग्रीकल्चर के लिए उसको एक्सटेंड करने के लिए भी जरूरत है, और इसमें काफ़ी चैलेंजेस बने हुए हैं। और सेलेक्टिव सिंगलिंग आउट ऑफ सोर्सेज ऑफ इमिशन की भी जरूरत है, क्योंकि लेबल किया जाता है काफ़ी सारे सोर्सेज को इमिशंस के, जैसे कोल है और भी कई हार्मफुल आपके सोर्स हो सकते हैं जैसे ऑयल है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लोबल ऑयल एंड गैस इमिशंस जो है वो 25% हायर है कोल इमिशंस से। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस इमिशंस जो है वो कोल से ज़्यादा हाई इमिशन रखते हैं कार्बन का, तो उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बस यही नहीं कि आप सिर्फ कार्बन को ही बताएं कि ये अकेला ही है जो आपका इमिशन कर रहा है, तो सेलेक्टिव सिंगलिंग करने की जरूरत नहीं है इमिशन वाले सोर्सेज की। ग्लोबल ऑयल और गैस को भी आप ध्यान में रखें पॉलिसीज बनाते टाइम, ये इंडिया का कंसर्न रहा है। साथ में क्लाइमेट फाइनेंस की अनक्लियर डेफिनेशन हमने देखा है, ये कॉमन कंसर्न है। इसके साथ में ये लॉन्ग टर्म लो आपका जो LT LEDs है, इसको हम आपको शेयर भी कर देंगे पिक्चर को टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आज मैं लिंक ऐड कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे ये आपको ये पिक्चर्स जो है वहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसमें डिस्कस कर लेंगे आप पॉइंट्स को। क्लाइमेट अगला पॉइंट है उसमें जो कंसर्न है आपका, कि क्लाइमेट फिनांस की हमारे पास में शॉर्टेज है। शॉर्टेज ये कि हमारे 2070 तक नेट जीरो यदि स्टेटस पाना है तो काफ़ी फिनांस अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड हम लिखेंगे कि हमें मिटिगेशन एफर्ट्स जो है डेवलप्ड कंट्रीज से उनको बढ़ाने की जरूरत है। कंजम्पशन सस्टेनेबल होना चाहिए, जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को जो लो कार्बन डेवलपमेंट कर सके। एक यूनाइटेड सॉलिडेरिटी रेस्पॉन्स जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि अनफेयर शिफ्टिंग जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे वो घट सके। तो हमें एक यूनाइटेड सॉलिडेरिटी रेस्पॉन्स चाहिए सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ एक रेस्पॉन्स क्रिएट कर सके कि नहीं नहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ पे आपका अनफेयर शिफ्ट नहीं कर सके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ पहले डेवलप हो चुकी हैं तो वो काफ़ी अपने जो बर्डन है, जैसे आपका CO2 इमिशन का है, तो डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप हो रही है तो अब ज़्यादा इमिट कर रही है, जबकि डेवलप्ड कंट्री वो अपनी हिस्ट्री में लगभग 50 से 100 साल पहले वो चीज़ कर चुकी है। तो उसका बचने के लिए आपको एक यूनाइटेड सॉलिडेरिटी रेस्पॉन्स की जरूरत है। लॉन्ग टर्म गोल की भी जरूरत है, ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है उसको फेस डाउन कर सकें, और डिफाइन करें इम्प्लीमेंट करने का जो आर्टिकल 2.1C का जो तरीका है उसको डिफाइन करें ठीक से। और इसके साथ में स्केल अप करने की जरूरत है क्लाइमेट फिनांस को, और ये एक प्रॉमिस था कि $100 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड जुटाया जाएगा, और उसको एक टारगेट भी बनाया जाएगा कि हर साल 1 ट्रिलियन क्लाइमेट फिनांस इकट्ठा किया जा सके, बट ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और हमने पूरे इस डिस्कशन में जो टॉपिक्स देखे वो आपके लॉस एंड डैमेज है। लॉस एंड डैमेज का मतलब वही कि जिस चेंज को अब एडेप्ट नहीं किया जा सकता, जो लॉस परमानेंट है उसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज। और ये दोनों ही तरह से हो सकता है, या तो स्लो ऑनसेट प्रोसेस हो सकते हैं जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, या फिर एक्सट्रीम इवेंट जो है आपके फ्लड, हुरिकेन और आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ये सभी लॉस एंड डैमेज में आते हैं। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये है कि फेयर एंड इंक्लूसिव आपका तरीका होना चाहिए इकोनॉमी को ग्रीन करना ही है तो
और पॉसिबल है ये, एवरीवन यदि कोई कंसर्न है तो उसके लिए ये सब पॉसिबल है, लेकिन एक डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है ताकि कोई कंट्री पीछे नहीं रहे। नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना हमें पॉसिबल हो जीरो के पास में, जीरो पॉसिबल जीरो है मतलब जीरो तक हम, मतलब हम जितना इमिट कर रहे हैं ना उसको एक जीरो लेवल तक लाने की जरूरत है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कट करने की जरूरत है। और जो जितना हम इमिट कर रहे हैं वो या तो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करे या ओशन या फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब करे, ताकि नेट जीरो कंडीशन कहलाए। ग्रीन वॉशिंग मैंने आपको बताया, इसकी फॉर्म काफ़ी है। जैसे फेबिंग है, फेबिंग मतलब ये है कि आप एक फॉल्स क्लेम करते हैं, इन्वायरमेंट क्लेम करते हैं जो जो गलत है। नो प्रूफ है, नो प्रूफ मतलब ऐसे क्लेम करेंगे जिसका हमारे पास में कोई सब्सटेंशियल एग्जाम्पल नहीं है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया। तो ऐसा पॉइंट होता है ग्रीन वॉशिंग का। हिडन ट्रेड ऑफ होता है, मतलब जिसमें एक प्रोडक्ट जो है उसको ग्रीन दिखाया जाता है सिर्फ एक फैक्टर पे कि हाँ हमने इसको कागज के रेपर की पॉलीथीन की जगह आपका कागज यूज़ किया, पेपर यूज़ किया, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो करके ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ ये पूरा प्रोडक्ट ही ग्रीन है। तो ये आपका हिडन ट्रेड ऑफ कहलाता है। वेगनेस है, वेगनेस मतलब नॉन स्पेसिफिक आपका जो है ऑपरेशंस है, मटेरियल्स हैं, उनको पर्पसली दिखाया जाता है। लेस इवल्स, लेस इवल्स का मतलब ये है कि कुछ अच्छा करें, मतलब जैसे नहीं होता कि आपके कहते हैं कि टोबैको प्रोडक्ट जो होते हैं उसके ऊपर होता है कि नहीं नहीं इसको खाने से आपको कैंसर हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें ऐड तो आप करेंगे लेकिन आप अंदर उसको काफ़ी सारी चीज़ें पॉल्यूट कर चुके हैं और उसके कंजम्पशन से लॉस ही होना है, तो इसको बोलते हैं लेस इवल्स। साथ में इरिलीवेंस, इरिलीवेंस मतलब ये है कि क्लेम करें कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड की बेस पे नहीं है, इलीगल है ऐसा तरीका, उसको हम कर रहे हैं और हम ऊपर से क्लेम कर रहे हैं कि हमने ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया है। तो ऐसी सारी सारी चीज़ों को मिला के जो टर्म बनती है कंप्लीटली उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब ग्रीन वॉशिंग मतलब ये है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो मार्केटिंग करने के लिए किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ की जाती हैं एज ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और जो प्रैक्टिस एक्चुअल में आपको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। टर्म आपके जे वेस्टरवेल्ड ने दी थी 1986 में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स 2022 में। साथ में KJWA मैंने आपको बताया, कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, ये एक लैंडमार्क डिसीजन था आपका UNFCCC का। इसने रिकॉग्नाइज किया यूनिक पोटेंशियल को एग्रीकल्चर में, ताकि हम क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। COP23 बॉन में जो हुई 2017 में हुई COP23, इसके अंदर ये डिसीजन लिया गया और ये लैंडमार्क डिसीजन KJWA लिया गया। इसका काम है आपका क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 6 इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हमने पहले डिस्कस कर लिए। CBDRRC क्या है, ये एक प्रिंसिपल है जो UNFCCC के अंदर लिया गया। ये एक्नॉलेज करता है अब अलग अलग आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है कंट्रीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है कंट्रीज़ की अलग अलग, उनको ये एक्नॉलेज करता है और इसके साथ में एड्रेस करता है क्लाइमेट चेंज को। RC का मतलब आपका देखा रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, मतलब कंट्रीज की कैपेबिलिटीज भी अलग अलग हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस दिस प्रिंसिपल हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइमेट एक्शंस किस पे है, डेवलप्ड कंट्रीज पे है, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा CBDRRC में कहा गया है, क्योंकि हिस्टोरिकली रेस्पॉन्सिबल हैं डेवलप्ड कंट्रीज फॉर लार्ज शेयर ऑफ GHG एमिशन। और उन्होंने कार्बन बजट को भी एडजस्ट कर दिया है। कार्बन बजट क्या है आपका, कार्बन बजट आपका मैक्सिमम अमाउंट है कम्युलेटिव नेट ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन का, मतलब जो ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो CO2 एमिशन हो रहा है उसका जो मैक्सिमम अमाउंट यदि कोई कंट्री इमिट कर रहा है उसको बोलते हैं उस कंट्री का कार्बन बजट, ठीक है, जिससे आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको 1.5%, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री तक कम करने में, या मतलब लिमिट इतना करने में काम आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट का मतलब ये कार्बन बजट यदि कंट्रीज डिफाइन कर देंगी तो बता सकते हैं कि ये कंट्री इतना कार्बन बजट मैक्सिमम रख सकती है ताकि 1.5 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर आपका है मेंटेन रहे। साथ में क्लाइमेट इक्विटी आप जानते हैं, क्लाइमेट इक्विटी का मतलब ये है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स का, इसके बेनिफिट्स का, और एलिवेट नहीं करना है, मतलब बढ़ाना नहीं है अनइक्वल बर्डन को, जो कि क्लाइमेट चेंज आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से अनइक्वल बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेनिफिट्स का, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के एफर्ट्स का, वो आपका इंश्योर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में आपको इंश्योर करना है कि क्लाइमेट गोल्स जो है अचीव किए जाए सस्टेनेबल मैनर में विदाउट अनफेयर बर्डन और फॉल आउट ऑफ सर्टेन सेक्शंस, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शंस जो है कुछ कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा और बर्डन हो जाए। सेंटियागो नेटवर्क मैंने आपको बताया COP19 2013 में इसका एस्टेब्लिश किया गया। ये आपका वर्षा इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो उसका पार्ट है, लॉस एंड डैमेज ये जो के लिए काम करता है, और ये एक एज ए कैटलिस्ट काम करता है, कैटलाइज करता है टेक्निकल असिस्टेंस को उसके लिए, चाहे आप उसके लिए जो एक्शंस हैं क्लाइमेट एक्शंस जो है उनको अवॉइड करें, मिनिमाइज करें, एड्रेस करें लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड, और आपका एडवर्स इफेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज के देखने को नहीं मिले, उसके लिए ये सेंटियागो नेटवर्क अडॉप्ट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 19 COP19 में 2013 में।
इसके साथ में आपका आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। ये क्या है आपका, ये गवर्न करता है बायलिटरल कॉपरेशंस को, जो आपका आईटीएमओज के थ्रू होता है। बायलिटरल कॉपरेशन मतलब इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स, जो इंटरनेशनली आपके ट्रेड हो सकते हैं मिटिगेशन आउटकम्स, उसको गवर्न करता है बायलिटरल कॉपरेशन को। और ये आपका इंक्लूड करता है इमिशन कट्स को, जो कि आपके मेजर किए जा सकते हैं टन ऑफ CO2 में या किलोवाट आवर्स ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऐसी टर्म है, इनको आप ध्यान रखें, नोट कर लें, काफ़ी सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी मेंस 2023 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कोप 27 है, ये आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टॉपिक्स जो हैं ग्रीन वॉशिंग है, नेट जीरो है, जस्ट ट्रांजिशन है, लॉस एंड डैमेज है, फाइनेंसिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपका मिटिगेशन एफर्ट्स को एनहेंस करने की ज़रूरत है। और इसके साथ में आपका ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लो कार्बन डेवलपिंग है इसको। और फॉरेस्ट वेजिटेशन कवर को बढ़ाने की जरूरत है, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है सोशो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस में। CO2 रिमूवल और रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की भी कंट्रीज को जरूरत है। इकोनॉमी वाइड डीकपलिंग की जरूरत है ग्रोथ को फ्रॉम एमिशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इफिशिएंट इनोवेटिव लो एमिशन इंडस्ट्री सिस्टम। ये बहुत बेस्ट पॉइंट्स हैं आपको आंसर में लिखने के लिए, यदि आपको याद है ना, आपका आंसर बहुत बेस्ट बन सकता है। लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जो कंसिस्टेंट होनी चाहिए डेवलपमेंट के साथ में, इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांजिशन आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है कंट्रीज़ के लिए। और लॉन्ग टर्म में आपको एडोप्टेशन की भी जरूरत है अर्बन डिज़ाइन के लिए, अर्बन डिज़ाइन में एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने में बिल्डिंग्स में, और सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में। इसके साथ में ये आपका टॉपिक खत्म होता है, एलिमेंट्स को हमने इसमें कर लिया। करंट पॉलिसीज़ क्या क्या चल रही है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। अक्टूबर मंथ की इकोनॉमिक्स की और IR की वीडियोस मैंने बना दी, बाकी जो रह गए हैं टॉपिक्स जो मेन रह गया है नवंबर से पहले का, वो हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज मेंस का एग्जाम आपका सितंबर में हुआ। तो अक्टूबर के बाद का, सितंबर अक्टूबर मतलब 2 मंथ में जो इंपॉर्टेंट और न्यूज़ रही होगी उसको हम कवर कर लेंगे, चैनल पे अपलोड कर देंगे। इन्फॉर्मेशन को आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा। और आप चैनल जो है सीताराम आईएएस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और एक ग्रुप भी बनाया हुआ है मैंने ज्योग्राफी के नाम से, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बनाता हूँ, तो वहाँ से आप चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये चीज़ें वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट को, और टॉपिक को हम खत्म करेंगे 3 to 4 डेज में, बिकॉज इस मंथ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हम डिस्कस करनी है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें इसको, और दोस्तों के साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों के साथ में डिस्कशन करें। अपने जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो डिस्कशंस कर रहे हैं, उसको खुद से ही नहीं दोस्तों के साथ में डिस्कस करें, ताकि आपका नॉलेज और बढ़े, थॉट्स की क्लियरिटी आए, और आप अपने जो एग्ज़ाम है, आपके जो एम है, टारगेट्स हैं, उसको अचीव करने में आपके बेनिफिट हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह फिर से। धन्यवाद।